हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। एनसीईआरटी बुक से तीसरी यूनिट है तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तिता, और लेक्चर नंबर 14 आज है। इसके पहले 13 लेक्चर्स इस चैप्टर में पूरे हो चुके हैं। हम लोगों ने पूरे चैप्टर को दो भाग में पढ़ा है, एक तत्वों का वर्गीकरण और दूसरा तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। और गुणधर्मों में आवर्तिता के अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट्स थे हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जैसे परमाणु की त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। इन प्रमुख गुणधर्मों को समाप्त कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इनका तुलनात्मक अध्ययन भी बता दिया है कि एक दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस तरह से बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये गुण कैसे कैसे चेंज होते हैं। अब मैं आप लोगों को आज की टॉपिक में संयोजकता में आवर्तिता बता रहा हूँ, पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी। लेकिन इसके पहले आप लोगों को संयोजकता समझना जरूरी है कि संयोजकता क्या है। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान चीज़ है। संयोजकता का अर्थ है किसी एलिमेंट के संयोग करने की क्षमता। किसी भी तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और किसी एलिमेंट या किसी तत्व की संयोजकता का पता लगाना भी बहुत आसान है। यह इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर है। किसी तत्व के बाहरी कक्षा, जिसको हम संयोजी कक्षा कहते हैं, बार बार बताता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं, चाहे किसी भी तत्व की हो। एग्जाम्पल से यहाँ मैं समझा दूँ। देखो, अगर मान लो हम यहाँ सोडियम एलिमेंट ले रहे हैं, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखो, मैं यहाँ संयोजी कक्षा की बात कर रहा हूँ। संयोजी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा। देखो, पहली कक्षा, यह दूसरी कक्षा। 1 यानी पहली कक्षा, मुख्य क्वांटम संख्या 2 यानी दूसरी कक्षा, मुख्य क्वांटम संख्या 3 यानी तीसरी कक्षा। और तीसरी कक्षा यहाँ रेड से दिखा रहा हूँ, यही है संयोजी कक्षा। तो जब एक सोडियम का परमाणु हम बनाएंगे तो सोडियम का नाभिक बनाएंगे, और नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा, उसके बाद दूसरी कक्षा, और जो संयोजी कक्षा है इसको फिर से हम रेड से बना दे रहे हैं। देखो, यह तीसरी कक्षा और संयोजी कक्षा हो गई। पहली कक्षा में पता है आपको 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख भी रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी और सबसे बाहरी कक्षा जो सोडियम के लिए होगी, यही संयोजी कक्षा है। इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो यह सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और एक परमाणु में दर्शा दिया गया कि यह संयोजी कक्षा क्या है। इसी कक्षा को संयोजी कक्षा कहेंगे, संयोजी कक्षा, या फिर वैलेंस सेल, वैलेंस शेल इसी को कहते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ महत्वपूर्ण बता दूं, जब कोई एटम, कोई परमाणु अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तत्वों के परमाणु। तो जब कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो भीतर वाले कक्षाओं से मतलब नहीं होता है, बल्कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करें, चाहे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें। तो जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और इसी को वैलेंस शेल कहते हैं। तो संयोजकता आप समझो कि किसी तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता है, उसकी संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता का मापन हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 है। वह एक दूसरे तत्व के साथ संयोग करेगा, और हाइड्रोजन के सापेक्ष में या हैलोजन के सापेक्ष में एक तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। तो जब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संयोजकता 1, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संयोजकता 2। यहाँ मैं लिख दूं, आपको थोड़ा सा दिखा दूं। तो संयोजकता के लिए यहाँ हमने डिफिनीशन लिख दिया है। देखो, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है।
और तत्व की संयोजकता कैसे निकालेंगे? संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 ऋण संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो जो संयोजी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वे 4 इलेक्ट्रॉन तक हो तो, और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से घटा दो, तो वहाँ संयोजकता पता चल जाएगी। लेकिन यह नियम संयोजकता का लागू होता है केवल निरूपक तत्वों पर, केवल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पर संयोजकता का यह नियम लागू होता है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते किसे हैं? निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम कहते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व निरूपक तत्व हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों पर यह नियम कुछ अपवाद के साथ लागू होता है, तो यहाँ एक्सेप्शन भी मिलेगा आपको। बाकी डी ब्लॉक के तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता है, एफ ब्लॉक के तत्वों पर भी लागू नहीं होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, उनमें अधिकांश तत्व परिवर्ती संयोजकताएं दिखाते हैं, एक से अधिक संयोजकताएं, तो वहाँ के लिए बात नहीं है। संयोजकता का यह नियम केवल एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए है, हालांकि सभी एलिमेंट्स के लिए इनमें भी नहीं है। तो एक आवर्त में हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, निरूपक तत्वों को दिखाएंगे और संयोजकता कैसे निर्धारित करते हैं ये दिखा दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हमने दूसरे आवर्त के तत्वों को बनाया हुआ है जिनको निरूपक तत्व कहते हैं। देखो, पहले वर्ग में आता है लिथियम, दूसरे वर्ग में आता है बेरिलियम, और यह दोनों ही एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं दोनों। इसके बाद समूह संख्या 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक आता है, तो डी ब्लॉक इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के तत्व आते हैं, लेकिन ग्रुप संख्या 18 के तत्वों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि समूह संख्या 18 में अक्रिय गैसें रखी गई हैं और अक्रिय गैसें दूसरे तत्वों के साथ संयोग नहीं करती हैं। उनकी बाहरी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हैं, वो अस्थायी हैं, उनको न किसी से लेना है न किसी को देना है, तो उनकी बात नहीं की जाती है। तो यहाँ 17वें समूह में फ्लोरीन है, जिसमें कुल 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी 9 है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, और एक उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उसकी कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ सोडियम के लिए हमने दिखाया ना, ये 11 दिखाया है, तो इसका मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज इस नाभिक पर हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, और जितने प्रोटॉन नाभिक में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षाओं में होंगे यदि परमाणु उदासीन हुआ। तो यदि आयन बनेगा, जैसे सोडियम प्लस आयन बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो एक निकल गया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलेंगे, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। तो 11 प्रोटॉन इसमें पहले थे, अब भी रहेंगे। क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिथियम है पहले समूह में, दूसरे में बेरिलियम, 13वें समूह में बोरान, 14वें में कार्बन, 15वें में नाइट्रोजन, 16वें में ऑक्सीजन, 17वें में फ्लोरीन। और इस यहाँ पे हमने परमाणु क्रमांक भी लिखा हुआ है, जितने परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी। अब देखो यहाँ हम संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा रहे हैं कि संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो 2 1 लिखते हो ना, तो संयोजी कक्षा अर्थात बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आप खुद से लिख के देखो। यहाँ बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब लिथियम की संयोजकता हम कैसे दर्शाएंगे? देखो, लिथियम की संयोजकता 1 होगी, बाहरी कक्षा में संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी तरह बेरिलियम की 2, बोरान की 3 होगी संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होगी, बाहरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन जब इसके आगे जाएंगे तो 5। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, कार्बन के बाद वाला तत्व, देखो कार्बन तक तो ठीक है, यह 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, दोनों स्थिति में इसकी संयोजकता 4 होगी। लेकिन जब हम नाइट्रोजन पे आएंगे तो इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना ज़्यादा कठिन है अपेक्षाकृत 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, और इसकी संयोजकता हो जाती है 3। कैसे होती है, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 8 - 5 = 3। उसी तरह यहाँ 8 - 6 = 2,
और यहाँ 8 - 7 = 1। तो देखो यहाँ संयोजकता भी लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे संयोजकता दिखा दे रहा हूँ। तत्व की संयोजकता कितनी है, संयोजकता देखो इनकी संयोजकता है 1, लिथियम की, इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 हो गई। बेरिलियम की संयोजकता 2, बोरान की संयोजकता 3, कार्बन की संयोजकता 4, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और फ्लोरीन की संयोजकता 1। तो इस तरह से संयोजकता का निर्धारण करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, यह संयोजकता का गुण किस तरह से बदलता है, इसके गुण में आवर्तिता कैसे दिखती है, इसका गुण क्रमशः बदलता है तो आवर्तिता कैसे दिखती है। तो देखो आवर्त सारणी में हम इधर से इधर की तरफ जाएं, बाएं से दाहिने की तरफ जाएं, तो क्या दिख रहा है कि संयोजकता क्रमशः धीरे धीरे बढ़ रही है फिर घट रही है। यह एक क्रम में है और क्रम को ही तो आवर्तिता कहते हैं। तो ये क्रम में संयोजकता बढ़ रही है और फिर क्रमशः कम भी हो रही है। और जब हम वर्गों की बात करते हैं तो किसी एक ही वर्ग में संयोजकता वही बनी रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक वर्ग में वही होता है। किसी भी एक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो संयोजी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वर्ग में संयोजकता नहीं बदलती है और आवर्त में इस तरह से परिवर्तित हो रही है। लेकिन केवल निरूपक तत्वों की बात यहाँ सम्मिलित है। अगर डी ब्लॉक को शामिल करते हैं या एफ ब्लॉक के तत्वों को शामिल करते हैं तो वे परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।